नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं बालों की। उड़े बाल जरा संभाल, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में अलग अलग 3 गांव में बीते कुछ 3-4 दिनों से करीब 60 लोग गंजेपन का शिकार हो गए हैं। उनके सिर के पूरे बाल तेजी से झड़ गए हैं। बाल झड़ने और गंजेपन का शिकार सिर्फ बुजुर्ग या फिर जवान ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि देखा जा रहा है कि ये छोटे बच्चों में भी है, लड़कियों में भी है, महिलाओं में भी है। अब गांव के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी इसका सही कारण नहीं बता पा रहे हैं। तो ये तो बात हुई बुल्ढाना ज़िले के उन 3 गांवों की, लेकिन दूसरी तरफ एक और फैक्ट है, वो ये है कि बहुत तेज़ी से जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी, या हमारे जो समकालीन लोग हैं वो भी, उन सबको बाल झड़ने की शिकायत बहुत ज़्यादा होने लगी है। मसलन पहले लोगों के जो बाल करीब 50-60 की उम्र में जाते थे, अब 30-40 की उम्र में या इवन उससे पहले भी 20-25 की उम्र में भी लोगों के बाल जाना शुरू हो गए हैं। आनुवांशिक तौर पे कुछ लोगों को हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर ये थोड़ी सोचने वाली बात है। पुरुष ही नहीं, महिलाओं के साथ भी ये हो रहा है। वक्त से पहले सफ़ेद, गंजापन, झड़ना, पतले बाल। तो आज बालों पर ही बात करेंगे। ज़रूर हम कहानी को उठा रहे हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना से, लेकिन बात ओवरऑल होगी बालों के ऊपर। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं रेडिक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल की हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डॉक्टर रिद्धिमा अरोड़ा, डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर केयर एक्सपर्ट डॉक्टर रमनजीत सिंह और न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर रिद्धिमा, आपसे शुरुआत करता हूं, और चूंकि हम बात कर रहे हैं बुल्ढाना की, महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले की और वहां के 3 गांवों की, जितना मुझे पता है डॉक्टर्स को भी फ़िलहाल उसका कोई एक्यूरेट रीज़न नहीं पता कि कुछ लोगों के साथ ऐसा कैसे हो गया कि रातों रात उनके बाल चले गए। लेकिन अगर आप इसमें कोई राय रखती हैं तो वो हमें बताएं, और फिर हम थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। ये जो आज हमारा ये एक बहुत ही अहम और एक अतरंगी केस आया है, जिसमें 3 विलेजेस में 60 लोगों के 1 हफ्ते में बाल एकदम चले गए हैं, बाल्डनेस आ गई है। वो एक जो अभी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उस पे आए हैं, वो ये है कि उनके जो वाटर है वो कंटामिनेट हुआ है विद ईदर कोई फंगल उसमें पनप रहा, फंगल इन्फेक्शन हुई है, जो फंगस है वो पनप रहा है, या ज़्यादा मेटल है, फ्लोराइड है, या फर्टिलाइजर्स हैं। इसके लिए वाटर टेस्टिंग के लिए भी गया है, बट डेफिनेटली दिस कैन बी अ फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प के सारे बाल इनकी बड़ी ताज्जुब की बात है कि 1 हफ्ते में पहले दिन खुजली होती है, दूसरे दिन बाल टूटने लगते हैं, और 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में सारे बाल चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अतरंगी केस है जो हमारे यहाँ पे आया है, एंड इसकी पूरा अच्छे से ये लोग इस पे निकाल रहे हैं कि इसका रीजन क्या है। बट मेरे चलते फंगल इन्फेक्शन एक कॉज डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर रमनजीत, अगर हम मान ले कि ये फंगल इन्फेक्शन भी है जो इतना घातक है, इतना तेज़ है कि उसने चंद दिनों के अंदर लोगों के सिर के बाल गायब कर दिए हैं, तो क्या फंगल इन्फेक्शन से जो बाल जाते हैं वो जब इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो खुद ही वापस आ जाते हैं, या फिर कुछ और इसका रिजल्ट होता है? कुछ लोगों के आएंगे, कुछ लोगों के नहीं आएंगे, क्या होगा इसमें? डॉक्टर रमनजीत, आपसे ये सवाल था। हाँ जी, नमस्कार। देखिए, बाल झड़ना तो आज की डेट में बहुत ज्यादा हो गए। ये आपने अभी देखा कि कुछ गांव में बहुत ज्यादा लोगों के बाल झड़ गए हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं आपको अपना डाटा बताऊं, पोस्ट कोविड अभी जो मैं ओपीडीज कर रहा हूं उसमें करीब 35 से 40% जो मैं मरीज देख रहा हूं केवल हेयर फॉल के देख रहा हूं। उसका या तो हम कोविड से लिंक कर सकते हैं या पोस्ट कोविड वैक्सीन से लिंक कर सकते हैं। डॉक्टर रिद्धिमा ने बोला अभी जैसे फंगल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमनेस्ट कारण है। फंगल इन्फेक्शन एक कॉमन कारण है, बट उसमें ऐसा है कि अगर बाल झड़ रहे हैं फंगल इन्फेक्शन से, उसके ट्रीटमेंट्स आज की डेट में बहुत अच्छे हैं। हम लोग एंटी फंगल ओरल मेडिसिन देते हैं, प्लस एंटी फंगल ड्रॉप्स देते हैं लगाने के लिए। तो वो उसको, अगर फंगस एक कारण है तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। बट फंगस एक कारण है, उसके लिए सबसे पहले हमें उसके टेस्ट करने जरूरी है।
अगर हम लोग फंगल हाइफे उस पे देख सकते हैं तो उसके बाद उसको कंफर्म करके फिर अगर हम फंगस का वो करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि बहुत जल्दी हम उसको डिजीज को कंट्रोल कर सकेंगे, बालों को रिवर्स भी कर सकेंगे और आगे वो फंगस नहीं फैले उसके लिए भी हम काफी हद तक उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो एक बात हुई कि एक फंगल इन्फेक्शन आ गया है, गांव की कहानी हो गई और वहाँ पर कुछ कंटामिनेटेड वाटर या उस तरह की चीज़ें हो गई जो सही इलाज मिलने पे ठीक हो जाएगा। लेकिन सांची, जो मैंने एक और बात अपने ओपनिंग कमेंट में कही ज़्यादा बड़ी, और अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि आफ्टर कोविड एक तो ये हुआ, जो भी चेंजेस हुए या जो दवाई हमने ली है व्हाटएवर, इसका कोई एक सटीक विश्लेषण तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को बाल झड़ने की समस्या बहुत बड़ी, और ओवरऑल में हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर कि लोगों को बाल्डनेस की समस्या पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो गई, यंग एज में बालों का कम होना, और ये एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है। आपकी नज़र में कोई खास कारण है इसके लिए? डेफिनेटली विपिन जी, लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस लेवल, क्योंकि पहले से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वेदर इट इज़ यंग पीपल और ओल्डर जनरेशन हो, तो स्ट्रेस लेवल तो है ही। लाइफस्टाइल मेजर इम्पैक्ट है। बाहर खाना, प्रोसेस्ड खाना खाना, अगर आप हेल्दी नहीं खा रहे हो, आप मैल नरिश्ड एज इन आप खाना बहुत सारा खा रहे हो लेकिन आप गलत खाना खा रहे हो। जैसे आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स नहीं खाते हो तो इसी में सारे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपके विटामिन्स, मिनरल्स जो आपके हेयर के लिए चाहिए होता है, या आपका प्रोटीन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाल हमारे जो है ये केराटिन है जो आपका प्रोटीन का कंपोज होता है बेसिकली। सो अगर आपके डाइट में प्रोटीन बहुत कम है तो ऑब्वियसली आपके बालों की थिकनेस हो गई, थिनिंग जो होती है बालों की, या बॉल्डनेस के बारे में आप जो बात कर रहे हो, या हेयर फॉल के जो बारे में बात कर रहे हो, तो ये दो ही रीजन हो सकते हैं डेफिनेटली। और स्ट्रेस और लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली एक थर्ड रीजन है ही। तो आई वुड से इट इज मेजरली लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड माल न्यूट्रिशन। तो तनाव, लाइफस्टाइल का ख़राब होना जिसमें खान पान और तमाम दूसरी चीज़ें, और माल न्यूट्रिशन। डॉक्टर रिद्धिमा, माल न्यूट्रिशन तो माने कि एक अलग तरीके की समस्या है, लेकिन तनाव और जो कहते हैं कि अब खाना तो आप अच्छा यूँ खा लें लेकिन प्रॉपर डाइट ना हो, उसकी जगह जंक बहुत सारा खा लें, पॉल्यूशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या यही सब रीज़न है कि पहले हम, जैसे अभी डायबिटीज़ में देखते हैं कि मेजॉरिटी में डायबिटीज़ उन लोगों को हो रही है जिनको अनुवांशिक नहीं है, वरना पहले तो यही था कि अनुवांशिक, अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको होगी, लेकिन अब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो नए लोगों को हो रही है। ठीक उसी तरह पहले बालों का उड़ना भी ऐसे ही देखा जाता था कि अगर आप हेरिडिटी में है, भले ही वो 5 जनरेशन पीछे हैं, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोगों को बाल के इशू हैं जिनके शायद हेरिडिटरी में भी कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बाल खराब हो रहे हैं। क्या यही 3 कारण हैं या कुछ और? हाँ, डेफिनेटली जो मैम ने बोला उससे मैं डेफिनेटली अग्री करती हूँ, बट उसके अलावा भी अगर हम बहुत कॉजेज में अगर हम जाएं, अगर हम उसके कारणों में जाएं, तो स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उसके साथ साथ हमारे अंदर मेडिकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल हमारे को कोई इलनेस हुआ जैसे टाइफॉइड, तो तब भी हमारे को टेम्परेरी लेकिन बाल झड़ने देखे जाते हैं। डेफिशिएंसीज, जैसे मैम ने बोला, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से तो काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है हेयर फॉल। उसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड, जैसे कीमोथेरेपी, कैंसर के लिए जब हम ट्रीट करते हैं तो उसकी जो मेडिकेशंस हैं वो हमारे को हेयर फॉल कर सकती हैं। एंड एक और कारण हो सकता है, जैसे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां पीछे जब हमारे बहुत टाइटली बाल बांधती हैं तो ट्रैक्शनल एलोपेशिया उसको कहते हैं, तो आगे के जो बाल होते हैं वो वीक होकर गिरने लगते हैं। और एक कारण है जो है एजिंग, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स इन जनरल भी वीकन होते हैं, तो उस वजह से भी हमारे को बाल हमारे गिरने लग सकते हैं। बट मेन कॉज जेनेटिक्स अभी भी है, द मोस्ट कॉमन कॉज जो है अभी भी वो जेनेटिक्स तो है, बट इस आजकल लेकिन ट्रिगर्स जो हैं, कारण जो कॉजेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, तो मैं जेनेटिक में भी एक थोड़ा आगे जाता हूँ। रमनजीत साहब, जैसे जेनेटिक भी हुआ, वो कहीं तो प्योर जेनेटिक्स काम कर रहे हैं कि बिल्कुल ही आपके चले गए, लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा या कई जगह देखा कि शायद उसमें भी जो रफ्तार रहती थी पहले, अब वो रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई। जो 40 में जाना चाहिए था वो 20 में हो रहा है, जो 60 में होना चाहिए था वो 40-35 के आसपास आ गया है। तो
अब कई कारण हैं, तो इसमें प्रमुख आप किसको मानेंगे? क्या हम वरीयता क्रम में चीज़ों को रख सकते हैं, उन्हें नंबर दे सकते हैं कि सबसे बड़ा स्ट्रेस हो गया, सेकंड पे आपका जो गलत खान पान है वो हो गया, तीसरे में अगर उसमें भी बैलेंस नहीं है, आप खा तो रहे हैं लेकिन अच्छा ही खा रहे हैं, घर का खा रहे हैं, लेकिन प्रोटीन जैसी चीज़ें मिस हैं, तो अगर हम इसे एक क्रम में जमाएं, टॉप टू बॉटम करें, उसमें सबसे ऊपर क्या होगा और सबसे नीचे क्या? डॉक्टर रमन जी, दिस इज फॉर यू। तो शायद डॉक्टर रमनजीत से हमारा संपर्क टूट गया। सांची, आपके पास इस सवाल के साथ आते हैं। विपिन जी, अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाहे तो प्रायोरिटी तो सब कुछ है, लाइफस्टाइल भी है, स्ट्रेस भी है, न्यूट्रिशन भी है। और एक मेजर पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे आपने प्रोटीन की बात की, ऑफ कोर्स आपको कैलकुलेटेड मतलब प्रोटीन खाना एंड ऑल वो सब, मतलब आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे तभी आपका मतलब आप कॉन्शियसली खाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ध्यान दीजिए कि आप इनफ प्रोटीन खा रहे हो, वेदर वो आपके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से हो या वेजिटेरियन सोर्सेज से हो। अगर आपका प्रोटीन का मतलब प्रोटीन नहीं है आपके खाने में, तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल का इशू या आपका हेयर थिनिंग का इशू डेफिनेटली होगा। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे ऊपर आता है। सेकेंड, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे आपने बोला कि घर का ही खाना खा रहे हैं, बट होता है कि आप कार्ब्स, जैसे इंडियन डाइट है हमारी, वो कार्ब्स ज्यादा है, ग्रेन्स ज्यादा है। ऑल्दो ग्रेन से भी हमको बी विटामिन हमारे सारे मिलते हैं, बट उतना नहीं मिलता है जितना हमको वेजिटेबल्स या फ्रूट से हम लोगों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे मिनरल्स, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो हमें हेयर के लिए चाहिए होता है, आयरन हो गया, जो ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन है, वो सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारा अच्छा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने से मिलता है, और राइट ग्रेन्स खाने से मिलता है। जस्ट गेहूं या चावल खाने से नहीं मिलता, आपको वैरायटी होनी चाहिए आपके खाने में। उसके अलावा जो है और एक यहाँ पे मेजर कारण है कि आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, तो आप जो भी खा रहे हो तो आपका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा। तो जब जो भी खा रहे हो सकता है उसके विटामिन और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब ठीक से नहीं हो रहे। तो आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे हम कभी कभी सप्लीमेंट्स भी दे देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि ठीक है, जिंक मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो हम सप्लीमेंट्स देते हैं, तो वो भी एब्जॉर्प्शन जो है 60% होता है, कभी कभी 40% होता है। तो 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, क्योंकि आपका गट जो है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे स्टेट में नहीं होता। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपके गट का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जी, तो ये ठीक है डॉक्टर, ठीक है, तो आप के खाने से बहुत कुछ ये जुड़ा हुआ, डेफिनेटली डाइट मेक्स अ लॉट। डॉक्टर रमनजीत, एक चीज़ जो मैं पूछ रहा था तब आपसे कनेक्शन टूटा, वो ये कि स्ट्रेस, इन दिनों स्ट्रेस की बहुत बात होती है हर चीज़ के एंड में। आजकल तो डॉक्टर्स मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों में कह देते हैं कि इवन हार्ट अटैक हुआ तो भी स्ट्रेस से हुआ, और छोटी से छोटी प्रॉब्लम हुई, आपके चेहरे पे फुंसियाँ आ गई हैं, वो भी स्ट्रेस के कारण है। तो फिर बालों के लिए भी क्या हम नंबर 1 चीज़ आज की तारीख में जो स्ट्रेस जाने या अनजाने ले लेते हैं लोग, या रहता ही है आज की लाइफस्टाइल में, उसको रख सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस तो अगर आप कहें, बाल एक स्किन का पार्ट है, स्किन की डिजीजेस का पार्ट है ना, हेयर फॉल। स्किन की मतलब 80% जो डिजीजेस होती है ना, वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती हैं, ऑटो इम्यून होती हैं। ऑटो इम्यून में स्ट्रेस एक मेजर रोल प्ले करता है। आप जैसे विटलिगो देख लीजिए, सोरियासिस देख लीजिए, एक्सेसिव हेयर फॉल देख लीजिए, इन सब में स्ट्रेस का तो मेजर रोल है। तो हम जब पेशेंट को देखते हैं, इसके साथ साथ ही एक लाइफस्टाइल डिजीज भी है। जैसे ये अभी डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हो जाएगा, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाएगा, प्लस हार्मोन्स आल्सो प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल। थायराइड अगर किसी का इम्बैलेंस है, उसको एक्सेसिव हेयर फॉल हो जाएगा। किसी को अगर डायबिटीज है तो उसमें भी हेयर फॉल ज्यादा देखा जाता है। प्लस हमें जब भी हम हेयर फॉल ट्रीट कर रहे हैं, सबसे पहले उसका मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट कोई ड्रग्स पे चल रहा है, तो कई ऐसी ड्रग्स होती हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, जो आर्थराइटिस में मेडिसिन यूज करते हैं, वो भी एक तरह के सिवियर हेयर फॉल को वो करती है। सो मेडिकल हिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना स्ट्रेस लेवल है उनका, क्या करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, तो वो सब एक लाइफस्टाइल को रिलेट करता है। तो उसको अगर कोरिलेट करके हम इसको ट्रीट करना कोशिश करेंगे, तो आई थिंक हम लोग जल्दी अपने पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं और उनका हेयर फॉल जल्दी। ठीक है, चलिए, तो क्यों होता है हेयर फॉल, क्या उसके रीज़न है, स्ट्रेस उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी डाइट का उसमें क्या रोल है,
नींद इनफैक्ट अ पार्ट ऑफ दैट थिंग ओनली। अभी उसका पर्टिकुलर सवाल भी हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। ये तो बातें हो गई कि कैसे हेयर फॉल होता है, लेकिन क्या इसको रोकने के कोई तरीके हैं? एक बार हेयर फॉल हो गया तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता डायबिटीज़ की तरह जो आजकल कई बार दावे किए जाते हैं, या कितने केसेस में उसका रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी? और हेल्दी हेयर्स के लिए जिस तरह आप बाकी चीज़ों के लिए हेल्दी स्किन, हेल्दी बॉडी, तो हेल्दी हेयर्स के लिए क्या कुछ खास टिप्स हो सकते हैं? छोटे से ब्रेक के बाद ये सारी चर्चा।